DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस पर हमारा खास प्रोग्राम शौर्य गाथा। मैं आपके साथ शकील वाले। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, जब कोई क्रांति पथ पर शहीद हो जाता है, बलिदान हो जाता है, तो वो व्यक्ति नहीं रहता, खुद ब खुद क्रांति हो जाता है। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाला स्वयं राष्ट्र हो जाता है, ऐसा लगता है। मंगल पांडे भी कोई व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं क्रांति थे, राष्ट्र थे, इसलिए उनका परिचय देने की शायद कोई जरूरत नहीं है। मंगल पांडे भारतवर्ष के माथे पर लगा वो रक्त तिलक है जो बलिदान होकर भी पूरी दुनिया को अमर होना सिखाता है। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने उन्हें विद्रोही करार दिया, जबकि आम भारतीय उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में आज भी सम्मान देता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार द्वारा 1984 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। तो आइए आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में हल्ला बोल का गगन भेदी नारा बुलंद करने वाले शहीद मंगल पांडे के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं शौर्य गाथा में। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उनके गांव का नाम नगवा है और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का महज 22 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चयन हो गया था। वह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल हुए थे। इस बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती होती थी, जिस वजह से उनका चयन हुआ था। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। और सन 1857 का विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुआ था, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बहुत ही कम समय में ये क्रांति मेरठ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, झांसी और अवध होते हुए पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और इसने जन क्रांति का रूप ले लिया। सबकी जुबान पर क्रांतिकारी मंगल पांडे का ही नारा था, मारो फिरंगियों को। इस क्रांति की धमक इतनी व्यापक थी कि भारत सहित ब्रिटिश ताज भी इसके थर्रा उठा था। मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। अंग्रेजी शासन ने अपने इस बटालियन को एनफील्ड राइफल दी थी। इसका निशाना अचूक था। इस बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया काफी पुरानी थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना होता था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि ऐसी बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय और सुअर के मांस का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इसके पीछे एक कहानी और भी थी। लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने ये कहते हुए उसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई थी। सरकार उनकी जाति और धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान 2nd नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल किए जा रहे कारतूसों के प्रति अपनी असहमति दिखाई। गोरे अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने इसकी मुखबरी करते हुए उन्हें खबर दी कि भारतीय सैनिक रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। सबसे गंभीर विरोध बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से आया था।
जब उन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उनके विरोध पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों को अपने तोपखानों को खुलवाना पड़ा। उन्हीं दिनों इन सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़े गए। जेडब्ल्यू ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर में लिखा, शायद इसका संबंध उस जमाने में बहुप्रचलित इस अफवाह से भी था कि पलासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। E.G.O. ट्रेलर ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग द म्यूटिनी में लिखा, हालात देखते हुए ह्यूसन और वो दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने वो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया था। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बचकर निकलने में कामयाब हो गए। बाद में ह्यूसन ने गवाही देते हुए कहा, मंगल पांडे का वार पूरे जोर से मेरे ऊपर नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मुझे एक खरोच भर आई। मंगल के सीधे हमले का निशाना बने लेफ्टिनेंट, वो उनकी जैकेट खून से सनी हुई थी। लेकिन इस बीच एक सिपाही ने आगे बढ़कर मेरी पीठ पर बंदूक से 1 और 2 प्रहार किए, जिससे मैं नीचे गिर गया। मैं उस सैनिक को पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसने रेजिमेंट की वर्दी पहनी हुई थी। गिरकर उठने के साथ ही मैंने अपने बाएं हाथ से मंगल के कोट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने अपनी तलवार से उस पर कई प्रहार किए। उसने भी मुझ पर तलवार चलाई और मैं घायल होकर फिर नीचे गिर गया। मंगल ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर हमें धक्का देने और दाहिने हाथ का इस्तेमाल हम पर प्रहार करने के लिए किया। इतने में घटनास्थल पर 34 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल S.G. बेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर से भी वहां अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गए। जब हियर से मंगल पांडे की तरफ बढ़े तो किसी ने चिल्लाकर कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। जब उनके बड़े बेटे ने उन्हें आगाह किया कि वो आप पर निशाना साध रहा है, हियर से ने कहा, जॉन, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उस शख्स को खत्म कर देना। इस बीच हियर से क्वार्टर गार्ड से अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिरे। एक सिख सैनिक ने उनके पैर के नीचे से उनकी रक्त रंजित तलवार निकाली। मंगल को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। शेख पलटू ने मंगल को पीछे से पकड़ तो लिया था, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ने में नाकामयाब रहा। एक बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मंगल ने अपनी कोहनी से उसे चोट पहुंचाई। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू होने के पहले ही पलटू की पदोन्नति कर दी गई। मुकदमे के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में उसका कोई साथी नहीं था। इस सवाल पर, क्या आप गोली चलाते समय नशे में थे, मंगल ने कहा, वो पिछले कुछ समय से भांग और अफीम का सेवन करते रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं मैंने किसको मारा और किसको नहीं। उस जमाने में गोरे अफसर पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना था। सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 की तारीख को बंगाल की बैरकपुर छावनी में तारीख मुकर्रर कर दी गई, जहां ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी देने का फैसला किया। छावनी के बाकी भारतीय सैनिकों में खौफ पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को बटालियन के बाकी सैनिकों के सामने खुलेआम फांसी देने का निर्णय किया। छावनी के बीचों बीच मैदान में फांसी का फंदा लटक रहा है। आसपास बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक खड़े हुए हैं। बंदूकों से लैस अंग्रेज सिपाही चारों ओर पहरा दे रहे। सांस को छोड़कर किसी को भी आने जाने की कोई आज्ञा नहीं थी। तब इस सन्नाटे को तोड़ते हुए
हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी के फंदे तक लाया जाता है। मंगल पांडे पहले मुस्कुराते हुए चारों ओर देखते हैं। सारे सैनिक सर झुकाए खड़े थे। सब कुछ शांत था। बस जेलर की उस घड़ी को छोड़कर जो टिक टिक के साथ मंगल को राष्ट्र को बलिदान होने की ओर आगे बढ़ रही थी। जेलर के डेथ वारंट पढ़ते ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल का गगनभेदी नारा लगाया और फिर वे फांसी के फंदे पर झूल गए। सब कुछ शांत था। बस जेलर की उस घड़ी को छोड़कर जो अपने टिक टिक के साथ मंगल को राष्ट्र पर बलिदान होने के मंगल यज्ञ की ओर आगे लिए जा रही थी। जेलर के डेथ वारंट पढ़ते ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल का गगनभेदी नारा लगाया और फिर वे फांसी के फंदे पर झूल गए। बताया जाता है कि पहले मंगल पांडे की फांसी की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कहीं ये विद्रोह पूरे इलाके में ना फैल जाए, इसलिए मंगल को 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। सन 1857 के विद्रोह में जान देने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र ना भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख पलटू के अलावा कोई भी भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसर की मदद और मंगल पांडे को रोकने के लिए आगे नहीं आया, जबकि उस समय करीब 400 सैनिक इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। जब सार्जेंट मेजर ने वहां मौजूद जमादार ईश्वरी प्रसाद से पूछा, मंगल को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसका जवाब था, मैं क्या कर सकता हूँ, लाचार था। उनके इस कथन के कई अर्थ लगाए जा। नंबर 1 कि वो भी इस योजना में मिले हुए थे। दूसरे, वो चाहते थे कि सभी गोरे अफसर घटना स्थल पर पहुंच जाएं, और तीसरे, उन्हें पता था कि मंगल पांडे को बाकी सैनिकों का समर्थन मिला हुआ था और उन पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों ने उनकी लाचार होने की दलील को भी नहीं माना, लिहाजा जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंगल पांडे को वहां मौजूद भारतीय सैनिकों का समर्थन हासिल था। वहां बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनमें कोई भी अनुशासन बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों की मदद के लिए आगे नहीं आया। अमरीश मिश्रा अपनी किताब मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशनरी में लिखते हैं, भारतीय सैनिकों ने खुलेआम विद्रोह भले ही न किया, लेकिन उनकी सामूहिक निष्क्रियता बताती है कि वो विरोध और अवज्ञा का मूड बना चुके थे। उनके इस काम का यही मतलब निकाला जा सकता है कि मंगल पांडे जो कुछ भी कर रहे थे, उन्हें इसका पूरा समर्थन प्राप्त था। जब हियर्से ने उनसे पूछा कि क्या तुम भरी हुई बंदूक से डर रहे हो, तो वो सभी चुप रहे। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अज्ञात सैनिक ने हियर्सन पर अपनी बंदूक की बट से प्रहार किया था। 1 महीने बाद असहमति और नफरत की ये भंगिमा उत्तर भारत की कई सैनिक छावनियों में विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई और अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सिपाहियों को मंगल पांडे की जाति नाम पेंड्री से संबोधित करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे की मौत पर कलकत्ता से पटना तक पूरे गंगा के दोआब में शोक मनाया गया। 10 मई में मेरठ में विद्रोह के बाद मंगल पांडे के दोस्त नकी अली ने उनकी अस्थियां उनके गांव जाकर उनकी मां को सौंपी। बाद में जब मंगल पांडे की 34वीं रेजिमेंट का सामूहिक सजा के तौर पर अप्रैल 1857 में भंग किया गया, तो उनके साथी सैनिकों ने परेड ग्राउंड से निकलने से पहले विरोध स्वरूप अपने टोपियों को जमीन पर फेंककर उन्हें पैरों से कुचल दिया। मंगल पांडे तो बलिदान हो गए थे, लेकिन उनका बोया हुआ क्रांति का बीज अक्षय वट की तरह बड़ा हो रहा था। आगे चलकर इसी क्रांति के बीज को भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से सींचकर स्वतंत्रता का वट वृक्ष बना दिया। लेकिन स्वतंत्रता कोई एक घटना नहीं थी, यह सतत प्रक्रिया है। इसीलिए हमें हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और व्यक्तिगत अस्मिता और अखंडता के लिए अपने अंदर के मंगल पांडे को सदैव जीवित रखना होगा। मंगल पांडे का ये बलिदान भारतवर्ष के माथे पर सूर्य की भांति सदैव चमकता रहेगा और हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान की खातिर मर मिटने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
है पग पग पर तेरी छाप छिपी। हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।